तो भारत का नया बजट आ चुका है। और देखिए, हर बार की तरह ये एक मौका है ये समझने का कि जो पैसा हम टैक्स में देते हैं वो आखिर जा कहां रहा है, खासकर आज के दौर में जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल रही है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इस बजट में जो बड़े बड़े ऐलान हुए हैं और जो असलियत है उसमें कितना फर्क है। अच्छा, तो हम इस पूरे विश्लेषण को कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो बात होगी उन बड़े बड़े वादों की जो इस बजट में किए गए। फिर देखेंगे कि एक आम टैक्स पेयर के लिए इसकी जमीनी हकीकत क्या है। इसके बाद जरा पैसे का पूरा हिसाब किताब समझेंगे कि पैसा आता कहां से है, जाता कहां है। और हाँ, घोषणाओं और असल में दिए गए पैसों में क्या फर्क है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में भविष्य की जो चुनौतियां हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उन बड़े बड़े वादों की जो बजट भाषण में किए गए। मतलब एक ऐसी तस्वीर पेश की गई जिससे लगे कि बस अब एक शानदार भविष्य आने ही वाला है। देखिए, घोषणाओं की लिस्ट तो काफी लंबी और प्रभावशाली है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की बात हुई, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान हुआ, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप, गवर्नेंस में एआई का इस्तेमाल, मतलब मेगा टेक्सटाइल पार्क से लेकर मेडिकल टूरिज्म हब तक। ऐसा लग रहा था मानो भारत विकास की एक नई छलांग लगाने को तैयार है। वाह, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन सब बड़े बड़े वादों के बीच एक आम टैक्स पेयर, उसके लिए क्या था इस बजट में? चलिए अब जरा इस पर आते हैं। और ये वो सवाल है जो शायद हर बजट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाई मिडिल क्लास को क्या मिला। तो इसका जो सीधा सा जवाब इस विश्लेषण से सामने आता है वो है कुछ खास नहीं। मतलब राहत मिलने की उम्मीद तो थी, लेकिन हुआ क्या? इनकम टैक्स स्लैब या रेट्स में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। उल्टा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे एसटीटी भी कहते हैं, उसे बढ़ा दिया गया। यानी शेयर बाजार में लेन देन करने वालों पर बोझ कम होने की बजाय और बढ़ गया। और ये बढ़ोतरी कोई छोटी मोटी नहीं थी। खास तौर पर जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है उस पर एसटीटी को 0.02% से सीधा 0.05% कर दिया गया। ये तो 150% की सीधी सीधी बढ़त है। और जैसा कि विश्लेषण बताता है, इस घोषणा के ठीक बाद शेयर बाजार में गिरावट भी देखने को मिली। चलिए आप जरा एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखते हैं। मतलब देश का जो पूरा वित्तीय हिसाब किताब है उसे समझते हैं कि आखिर सरकार के पास पैसा आता कहां से है और फिर वो जाता कहां है। तो ये है सरकार की कमाई का ब्यौरा। अब इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात निकल कर आती है। अगर हम इनकम टैक्स और जीएसटी को जोड़ दें तो ये दोनों मिलकर सरकार की कमाई का 36% हिस्सा बनते हैं। और ये पैसा कौन देता है? आम नागरिक। अब इसकी तुलना कॉर्पोरेट टैक्स से कीजिए जो कि 18% है। मतलब आम लोगों का योगदान कंपनियों के योगदान से ठीक 2 गुना है। और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक ट्रेंड बन गया है। ये स्लाइड एक बहुत जरूरी बदलाव दिखाती है। विश्लेषण के मुताबिक 2014 से पहले कॉर्पोरेट टैक्स और व्यक्तिगत टैक्स लगभग बराबर हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद से टैक्स का बोझ धीरे धीरे कंपनियों से हटकर आम लोगों पर ज्यादा शिफ्ट होता गया है। अच्छा, पैसा आता कहां से है ये तो देख लिया, अब जाता कहां है? ये है सरकार के सबसे बड़े खर्चे। और यहां जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि सरकार की कुल कमाई का 20% यानी हर 5 रुपए में से 1 रुपया सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाता है। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी जो बड़े बड़े ऐलान होते हैं और उनके लिए जो असल में पैसा दिया जाता है, उन दोनों के बीच कितना बड़ा फासला है। इसे समझने के लिए चलिए शिक्षा का उदाहरण लेते हैं। घोषणा क्या हुई कि हम 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाएंगे, 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खोलेंगे, एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी बनेगा। सुनने में तो ये सब बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली लगता है ना? लेकिन जब हम इन घोषणाओं को असलियत के तराजू पर तौलते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। देखिए, 1964 से मतलब दशकों से यह सिफारिश की जा रही है कि शिक्षा पर देश की जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए। पर हकीकत क्या है? विश्लेषण बताता है कि आज भी हम 3% से कम खर्च कर रहे हैं। मतलब इतने सालों बाद भी हम उस लक्ष्य के आधे तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। बिल्कुल यही कहानी हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। बड़े बड़े वादे हुए, संस्थानों को अपग्रेड करने की बात हुई, 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देने का ऐलान हुआ और मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 रीजनल हब बनाने की भी बात कही गई। लेकिन फिर से जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो सच्चाई कुछ और ही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
यानी WHO की सिफारिश है कि हर देश को अपनी जीडीपी का कम से कम 5% स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए। और हम कहाँ हैं? हम सिर्फ 2% के आसपास खर्च कर रहे हैं, मतलब सिफारिश से आधे से भी कम। बात यहीं खत्म नहीं होती। शहरी विकास के मामले में तो यह अंतर और भी साफ दिखता है। एक तरफ तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे बड़े बड़े प्लान्स हैं और दूसरी तरफ शहरी विकास के लिए जो फंडिंग थी उसे पिछले साल के मुकाबले 11.6% कम कर दिया गया। एक और उदाहरण देखिए, प्रदूषण नियंत्रण का। इसके लिए बजट में एक अच्छी खासी रकम करीब 8.58 बिलियन रुपए रखी गई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि विश्लेषण के मुताबिक इस आवंटित राशि में से असल में 2% से भी कम पैसा खर्च किया गया। पैसा दिया गया पर इस्तेमाल ही नहीं हुआ। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि भविष्य की दो सबसे बड़ी चुनौतियां यानी बेरोजगारी और एआई का जो दौर आ रहा है उससे निपटने के लिए बजट में क्या है। बेरोजगारी के मोर्चे पर देखें तो योजनाओं की एक लंबी लिस्ट है। मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा हुई, समर्थ 2.0 स्किलिंग प्रोग्राम है, छोटे मझोले उद्योगों के लिए 100 बिलियन का ग्रोथ फंड, 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर को फिर से खड़ा करने की बात है और तो और 10,000 टूर गाइड को अपस्किल करने का भी प्लान है। लेकिन इस पर जो आलोचना है वो ये कि ये सब उपाय अप्रत्यक्ष हैं और लंबी अवधि के हैं। मतलब बेरोजगारी का संकट तो अभी है, लेकिन इन योजनाओं से तुरंत बड़े पैमाने पर नौकरियां कैसे पैदा होंगी, इसका कोई ठोस लक्ष्य या टाइमलाइन नहीं दी गई है। और अब बात एआई की। यहाँ एक बहुत बड़ी पॉलिसी पर ध्यान खींचा गया है। विदेशी कंपनियों को भारत में एआई डेटा सेंटर लगाने के लिए 20 साल की टैक्स छूट दी जा रही है। अब ये डेटा सेंटर बहुत ज़्यादा बिजली और पानी इस्तेमाल करते हैं, तो सवाल ये उठता है कि हमारे जो सीमित संसाधन हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम बार बार ये पैटर्न देखते हैं कि महत्वाकांक्षी योजनाएं तो बनती हैं लेकिन उनके लिए फंडिंग या तो कम होती है या फिर उसका सही इस्तेमाल नहीं होता, तो ऐसे में कोई भी देश अपने भविष्य की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कैसे कर सकता है।